हेलो एवरीवन। आई होप सब एकदम आराम से अपना अच्छा सा बढ़िया सा सेटअप करके बैठे होंगे, है ना। बिकॉज आज का क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। सेटअप में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? एक वाटर बॉटल होनी चाहिए आपके पास, आपकी कॉपी, आपका हाइलाइटर, आपका मटेरियल होना चाहिए आपके पास, राइट? ठीक है, चलो। और थोड़ी शांति वाली जगह होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस थोड़े से दूर होने चाहिए, है ना। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। अभी तक हमने देखो बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ पढ़ा नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूँ तो कंपनीज एक्ट तो अभी हमने शुरू भी नहीं किया है। अभी हमने क्या किया है, कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, थोड़े ऐसे बेसिक बेसिक वाली चीज़ें बात की है ना। तो आज हम शुरू क्या करने वाले हैं, कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हेडिंग देंगे कंपनीज एक्ट 2013। इतना हमको बहुत क्लियरली पता है दैट दिस एक्ट इज बीइंग मेड बाय, इट इज़ अ सेंट्रल एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इट इज़ मेड बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है वो बनाने की, है ना। अब एक्ट तो उन्होंने बना दी, अब कौन इंश्योर करेगा कि ये एक्ट फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, एनफोर्स कराना, उसकी चीज़ों को देखना करना, दैट इज़ बीइंग एडमिनिस्टर्ड एनफोर्स्ड थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है अपनी डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री के थ्रू। तो इसकी रेलिवेंट मिनिस्ट्री कौन सी है, कॉर्पोरेट लॉज की या कंपनीज को गवर्न करने वाली रेलिवेंट मिनिस्ट्री कौन सी है, इट इज़ MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रूल्स भी बनाते हैं। बोलते हैं ठीक है, एक्ट में लिखा है तुम्हें ये फॉर्म फाइल करना है, बट उस फॉर्म में क्या क्या होगा, कब फाइल करना है, कितनी फीस के साथ फाइल करना है, ये हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, आपको पावर दी हुई है, आप रूल्स बना लो, ठीक है। और आपको जब मर्जी करना हो आप रूल जैसे चेंज करते हो आप रूल चेंज भी कर लो, बट एक्ट के विद इन आप रूल्स बनाओ। एक्ट ने जहां जहां जिस जिस चीज की आपको पावर दी आप उस मैटर पे रूल्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम पढ़ने क्या वाले हैं, कंपनीज एक्ट डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। मतलब ऐसे हमारा आएगा चैप्टर 1 और ऐसे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा और आएगा हमारा 29 चैप्टर्स। ठीक है, चैप्टर 1 में हमारे पास क्या है, ऐसा तो नहीं है कि आप लाइफ में पहली बार एक्ट पढ़ रहे हो तो आपको एक्ट का थोड़ा सा आइडिया तो होगा ही है ना, कि कोई भी एक्ट होती है तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स। चैप्टर्स के अंदर उसके रेलिवेंट सेक्शंस होते हैं। तो चैप्टर 1 किसी भी एक्ट का होता है यूजुअली सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 2 बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द डेफिनेशंस। फिर आता है हमारा चैप्टर 2 आता है जो एक्चुअली सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 22 तक है। फिर हमारा चैप्टर 3 आता है सेक्शन 23 से लेके एंड इट गोज ऑन टू ऑन एंड ऑन, राइट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और सेक्शन नंबर 122 तक हमारे पूरे के पूरे सिलेबस में है। मतलब ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस सम अदर सेक्शंस। ठीक है, कुछ और सेक्शंस भी पढ़ने हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के, इस चैप्टर का ये, इस चैप्टर का ये, इस चैप्टर का ये, इस चैप्टर का ये, ऐसे करके हमें पढ़ने हैं, है ना। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि इतनी बात में किसी को भी कोई दिक्कत है, किसी को भी कोई परेशानी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कैसे करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर और हर चैप्टर के साथ उसके रूल्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सो वी हैव रेलिवेंट रूल्स, वी ओनली राइट रेलिवेंट रूल्स। सो वी आर स्टार्टिंग विद कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद रेलिवेंट रूल्स। ठीक है, अब सेक्शन 1 सॉरी प्रिलिमिनरी इज द फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट क्लासिफिकेशन, है ना। तो इसमें आता है सबसे पहला सेक्शन 1। सेक्शन 1 इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 1 कभी पूछा नहीं चाहता है, बट सेक्शन 1 आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं पढ़ा जरूर रही हूँ। ठीक है, अब सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 1 में लिखा है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या होता है, इस एक्ट को हम किस नाम से बुलाएंगे, हमारा शॉर्ट नाम होता है ना, वैसे इस एक्ट को क्या बुलाएंगे हम, कंपनीज एक्ट।
Companies Act 2013, that is what we call it as. Extent, it extends to, जोग्राफिकल एक्सटेंट होता है ना, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में कहीं पे भी किसी को भी बिजनेस करना है, उसको कंपनी बनानी है, उसको कंपनी चलानी है, उसको कंपनी के साथ काम करना है, उसको कंपनी को पैसा देना है, उसको कंपनी से किसी भी चीज से डील करना है, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी को गवर्न करने वाला लॉ क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। एंड हम इस लॉ के विद इन ही काम कर सकते हैं, इस लॉ को कॉन्ट्रवीन करके, इस लॉ को वायलेट करके हम काम नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो भाई पेनाल्टी लगेगी, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। लॉ को अगर हम तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हो, तो फिर उसकी सजा मिलती है ना। ठीक है। कमेंसमेंट, इट गॉट द प्रेसिडेंट एसेंट ऑन 29 अगस्त 2013। और क्या है ना, कंपनीज एक्ट की ऐसे कोई एक डेट की वो नहीं है कमेंसमेंट, अगर हम बात करें कि इस डेट से ये पूरी एप्लीकेबल हो गई, बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट में एप्लीकेबल हुई थी। पहले कुछ सेक्शंस नोटिफाई हुए, फिर कुछ हुए, तो वो हमें फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है, मतलब पढ़ना नहीं है हमें। और उसके बाद आती है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मतलब ये किस पे एप्लीकेबल होगी भाई, कंपनीज एक्ट है तो कंपनी पे लगेगी ना मैम। हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है। सवाल ये उठता है कि हम कंपनी कहते किसको है, व्हाट इज कॉल्ड एज अ कंपनी। मैम, कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20। एंड व्हाई आर यू सेइंग इट एज अ क्लॉज? सबसे पहली बात तो आप क्लॉज क्यों बोल रहे हो मैम, है ना? ठीक है, वो भी बताती हूं मैं। Applicability on companies. What are companies? As defined under section 2 clause 20. अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो और मुझे बताओ, अगर मैंने ऐसे लिखा 2(1), हाउ डू यू रीड दिस? आप इसको कैसे कैसे रीड कर सकते हो? आप बोल सकते हो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2, है ना? ऐसे पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो? क्योंकि क्या है, हमारे जब क्लासिफिकेशन होते हैं तो हमारा चैप्टर है, चैप्टर के अंदर सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर और जो बात होती है उसको हम सब सेक्शन कहते हैं, है ना? या तो फिर ये ऐसा भी हो सकता है सेक्शन 2 क्लॉज 1, क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2। तो कंफ्यूजन तो इंटैक्ट है ना, इसको पढ़ना क्या है? ये लिखा है ऐसे, किसी भी एक्ट का हमको लिख देगा ऐसे 2 ब्रैकेट में 20, उसको क्या पढ़े मैम? क्लॉज पढ़े कि सब सेक्शन पढ़े? ये तो सेक्शन है, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये तो सेक्शन 2 हो गया, बट ये क्या है, इसको ऐसे कैसे पढ़े? 220 ऐसे पढ़ दे? 220 भी नहीं पढ़ सकते, 220 का तो मतलब ही अलग हो जाएगा, फिर लगेगा सेक्शन 220 है ना? तो हाउ डू वी रीड दिस एंड हाउ डू वी गेट टू नो दिस, राइट? तो मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा, हम लोग चलते हैं सारा MCA की वेबसाइट पे। ये देखो दिख रही है, दिस इज व्हाट वेबसाइट, MCA वेबसाइट, ठीक है। अब MCA वेबसाइट पे वैसे तो बहुत सारे, मतलब इट्स लाइक द एंटायर पोर्टल, तो आप बहुत सारे काम करते हो, फाइलिंग वाइलिंग सब यहीं पे होती है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको सिर्फ छोटी सी चीज़ दिखाने के लिए इस समय लेके आई हूँ, एंड दैट इज़ कंपनीज एक्ट 2013 हम देख रहे हैं। देखो चैप्टर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हम जाते जाते हैं तो हमारे पास कितने 29 चैप्टर्स आते हैं। इस एक्ट में हमारे पास 7 शेड्यूल्स आते हैं। ये देखो ये सारे 7 शेड्यूल्स हैं, 7 ही है, डोंट वरी, ठीक है। 7 शेड्यूल्स हैं। वो फर्स्ट शेड्यूल को बहुत पार्ट में दिया हुआ है, वो उसका भी रीज़न पता चलेगा इसलिए है, अदरवाइज हमारे पास 7 शेड्यूल्स हैं। अब जब हम चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी देखते हैं तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शंस है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, एंड द सेकेंड वन इज डेफिनेशंस, ठीक है। ओके मैम, नाउ ये खोला मैंने डेफिनेशंस वाला सेक्शन, ठीक है। सेक्शन 2, अब यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है। जैसे क्लॉज 1 में दिया हुआ है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन, ऐसे ही जब हम नीचे जाते हैं, दिस इज द बेयर एक्ट दैट आई एम शोइंग यू राइट नाउ, ऐसे ही हम नीचे जाते हैं तो आप 20 नंबर पे देख रहे हो, ये 20
Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. This is the definition of company. अब देखो, ये सेक्शन 2 है, ये तो हम सबको पता है, और सेक्शन 2 के अंदर ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये 20 लिखा है ना। अब इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई विल टेल यू सम बेसिक एंड सिंपल रूल, ठीक है। ऑल्दो देयर इज अ सेपरेट वीडियो ऑल्सो विच यू कैन चेक आउट, बट यहाँ पे सिंपल बेसिक रूल बताती हूँ। सबसे पहली बात, क्लॉजेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सबसेक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो जब हम सबसेक्शन की बात करते हैं तो कोई एक टॉपिक, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होगी, उसकी सारी बातें सेक्शन 2 में हो रही हैं, मतलब सेक्शन 3 में हो रही हैं, सेक्शन 7 में हो रही हैं, ठीक है। अब उसकी बहुत सारी बातें हैं, एक पॉइंट में ये लिखा, दूसरे पॉइंट में ये लिखा, ये सब बातें एक साथ मिला के इनकॉर्पोरेशन पता चलता है, दैट विल बी सबसेक्शन। यहाँ पे जैसे डेफिनेशंस हैं, इंडिविजुअली हैं, एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन ये, आर्टिकल की ये, ऑल्टर की ये, इसकी ये, उसकी ये, सो दीज आर इंडिपेंडेंट पॉइंट्स, तो ये क्लॉजेज होते हैं, ठीक है। क्लॉजेज विल ऑलवेज हैव अ बेस लाइन। बेस लाइन मतलब जब यहाँ पे कहीं पे भी आप किसी भी सेक्शन में देखो कि ऐसे लिखा है इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट रिक्वायर्स अदरवाइज, ऐसी कोई भी बेस लाइन हो सकती है, तो मतलब इसके नीचे दिया हुआ 1 2 3 4 ABCD कुछ भी लिखा है, दैट इज गोइंग टू बी द क्लॉज। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ सब सेक्शन। ये सेक्शन 3 है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, या क्या यहाँ पे कोई बेस लाइन लिखी है? द आंसर इज नो। इमीडिएटली सब सेक्शन 1 इज स्टार्टिंग, 1 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, अ कंपनी में बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये सब सेक्शन है, ये क्लॉज नहीं है, ठीक है। जो हमारे इंडिविजुअल क्लॉजेज होते हैं वो सेमी कोलन से ऐसे एंड होते हैं, ठीक है, बिकॉज हर पॉइंट को हम इस बेसलाइन के साथ पढ़ रहे हैं। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट रिक्वायर्स अदरवाइज, ऑल्टर इंक्लूड्स, ठीक है। ऑल्टर मीन्स, एब्रिश प्रोस्पेक्टस मीन्स, सो दैट इज हाउ वी आर रीडिंग, ठीक है। समझ में आई बात? तो छोटी सी बात है। तो ये हमारे क्या है, सेक्शन 2 में हमें इतनी सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, सारी की सारी डेफिनेशंस तो हमको नहीं पढ़नी है, हमें पढ़नी है इसमें से कुछ सिलेक्टेड डेफिनेशंस जो हमारे सिलेबस में है, but these are all the definitions given under section 2 and in different clauses, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्लॉज नंबर्स हैं, ओके फाइन। चलो now back to our definition of company। तो कंपनी का मतलब क्या हो जाता है? कंपनी मीन्स कंपनी as incorporated under Companies Act 2013 और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉज, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं टुडे, व्हेन यू बिकम अ प्रोफेशनल, यू वांट टू फॉर्म अ कंपनी, आपको लगा कि नहीं यार मेरे को तो बिजनेस करना है, मेरे को तो काम करना है, और कंपनी से अच्छा क्या है, तो हम कंपनी बना के उसमें काम करेंगे। 4 फ्रेंड्स ने मिलकर कंपनी बनाई। अब कंपनी आप कैसे बनाओगे? मैम जैसे आप बताओगे वैसे बना लेंगे। तो कंपनी को बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहाँ दिया है? कंपनीज एक्ट में दिया है। तो ये प्रोसेस हमने फॉलो किया एंड वी गॉट आवरसेल्व्स रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, बिकॉज करेंटली हमारे पास रनिंग लॉ कौन सा है इन एग्जिस्टेंस? कंपनीज एक्ट 2013। बट ये तो 2013 में आया ना, उसके पहले क्या था? उसके पहले क्या लोग कंपनी नहीं बनाते थे? यार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इतनी पहले की कंपनी बनी हुई है, तो हम कंपनीज एक्ट 2013 तो तब था ही नहीं, तो क्या लोगों ने कंपनी नहीं बनाई? बनाई, क्योंकि उसके पहले हमारे पास क्या था? कंपनीज एक्ट 1956, उसके पहले भी था 1930। तो ऐसे हमारे पास प्रीवियस कंपनी लॉ बहुत सारे थे, ठीक है। ये बदलते गए बदलते गए बदलते गए, ठीक है। तो आपने कंपनीज एक्ट 2013 में बनाई हो, रजिस्टर की हो, या उस समय जो लॉ था कंपनी से रिलेटेड उसमें रजिस्टर की थी, उसके पहले जो था उसमें रजिस्टर की थी, जितनी भी हुई हैं सबको हम कंपनी मानेंगे, और ये कंपनीज एक्ट हर उस कंपनी पे एप्लीकेबल होगी, ठीक है, हर कंपनी पे एप्लीकेबल होगी। ओके फाइन मैम। सेकेंडली, इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। मैम ये क्या होती है? नथिंग बट company registered under Companies Act, registered under
Companies Act, but since they come under a different sector, they are also governed by their respective laws. मतलब भाई अगर बैंकिंग कंपनी है जैसे एक्सिस बैंक लिमिटेड, अब एक्सिस बैंक लिमिटेड कैसे बना? एक कंपनी है, वो कंपनी है, उसने आया, वो कंपनीज एक्ट में वो रजिस्टर हुए, उसके बाद वो आरबीआई से उन्होंने बैंकिंग का लाइसेंस ऑब्टेन किया कि हमने कंपनी बना ली, बस इस कंपनी में हम कोई फैक्ट्री खोल के खरीद बिक्री ये सब नहीं करना चाहते, हम बैंकिंग करना चाहते हैं, बैंकिंग ऑपरेशन। तो बैंकिंग का लाइसेंस लिया उन्होंने आरबीआई से। अब जब वो आरबीआई के पास गए तो भैया आरबीआई भी आप पे कड़ी नजर रखेगी नहीं रखेगी? आपकी एक एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वो आपको बोलती है ये करो वो करो वो करो, और बिकॉज आप एक कंपनी हो तो आपको कंपनीज एक्ट भी बोलती है ये करो वो करो वो करो। अब आप इसकी सुने या उसकी सुनो, माँ की सुने कि बीवी की सुने, है ना? वो फंस के रह जाएंगी बेचारी बैंकिंग कंपनीज। तो अब इनको करना क्या होगा? जब तक माँ और बीवी सेम बात बोलते रहते कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है ना? दोनों की सुनते रहो, है ना? और दोनों के हिसाब से आप सही चल रहे हो। प्रॉब्लम कब आती है? जब माँ कुछ बोले और बीवी कुछ बोले। अब देखो इस कोड को तो कोई क्रैक नहीं कर पाया है कि जब माँ कुछ बोले और बीवी कुछ बोले तो किसकी सुननी चाहिए, बट यहाँ पे कोड क्रैक्ड है। यहाँ पे बोला गया अगर कंपनीज एक्ट कुछ बोले और आपकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ बोले तो आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की सुनोगे, ठीक है? जैसे अगर आपको कंपनीज एक्ट बोले कि आप रिजर्व बनाओ 5% का, फिक्टिशियस एग्जाम्पल, रिजर्व बनाओ 5% का, और आपकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोले कम से कम 7% का रिजर्व बनना चाहिए, तो आपको 7% का रिजर्व बनाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारे ऊपर तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। आपके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है तब तक जब तक आपके प्रोविजंस आर कंसिस्टेंट। जैसे ही उन प्रोविजंस में इनकंसिस्टेंसी आई, दोनों बात अलग अलग बात बोल रहे हैं, तब फिर आप क्या करोगे? यू विल फॉलो द प्रोविजंस ऑफ योर स्पेसिफिक लॉ, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस एक्ट इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। तो भाई सॉरी, जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई हैं या प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, उनके ऊपर कंपनीज एक्ट पूरी तरीके से एप्लीकेबल है। इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगता है, बट और यू कैन से एक्सेप्ट where the provisions are inconsistent with the provisions of Insurance Act, Banking Regulation Act or Electricity Act, whatever the case be. ठीक है? इसके बाद आता है हमारा कंपनी गवर्न्ड बाय एनी अदर स्पेशल एक्ट, एनी स्पेशल एक्ट। जैसे ये थी ना, वैसे ही अगर कोई और कंपनी है भाई किसी और स्पेशल एक्ट से भी गवर्न्ड है तो वो आएगी यहां पे। और अदर बॉडी कॉर्पोरेट एज नोटिफाइड बाय सीजी। अब ये पॉइंट आता है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला, ठीक है? एज नोटिफाइड बाय सीजी, ठीक है? और पहले मैं आपको बता देती हूं कि क्या है, कौन है नोटिफाई किया हुआ। एग्जाम्पल NHAI सुना है कभी? ऑफ कोर्स मैम, है ना? हमारे NH नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट? नाउ इट इज व्हाट? क्या है ये? क्या एक कंपनी है? द आंसर इज नो मैम। क्या एक बॉडी कॉर्पोरेट है मैम? द क्वेश्चन इज व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? बताओगे तब ना हम बता पाएंगे। तो भाई यहाँ पे एक छोटा सी चीज आप लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनी, और ब्रैकेट में लिखेंगे नॉट टू बी लर्न फॉर एग्जाम्स। तो मैम पढ़ा क्यों रहे हो? पढ़ा इसलिए रही हूं क्योंकि अगर आज नहीं बताऊंगी कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है और मैं पूरे कंपनी लॉ में 50 जगह ये टर्म यूज करूंगी बॉडी कॉर्पोरेट, यू विल बी लाइक कि यार
मैम क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो भले ही आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है या इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बट आपको ये जानना जरूरी है कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है। ठीक है, सो ईदर राइट इन द ब्रैकेट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग और राइट इन द ब्रैकेट नॉट टू बी लर्न फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, राइट, फॉर एग्जाम पर्पस। ठीक है, ओके। नाउ एक है हमारे पास कंपनी और एक है हमारे पास बॉडी कॉर्पोरेट। हम कंपनी किसको बोलते हैं? कंपनी किसको बोलते हैं? कंपनी विच इज registered under Companies Act 2013. Yes or no? Registered under Companies Act or previous company law, that is only known as a company. If you're not registered under Companies Act, आप 5 लोग हो मिलके आप काम कर रहे हो, एकदम कंपनी जैसे काम करते हो, आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हो, आपको हम कंपनी नहीं बोलेंगे, है ना? समझ गए ना? ठीक है, अब आती है बात बॉडी कॉर्पोरेट की। तो बॉडी कॉर्पोरेट हम किसको बोलते हैं? एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी को हम बॉडी कॉर्पोरेट कह देते हैं। क्या बात कर रहे हो मैम? जिसके पास विच हैज फीचर्स, जिसके पास कौन से टाइप के फीचर्स हो, कैसे फीचर्स हो? आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, फीचर्स लाइक आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, है ना? कैपेसिटी टू sue, be sued, सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना, जिसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, तो जिसके पास भी इस टाइप के फीचर्स होते हैं उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट बोल देते हैं। मतलब मैम एक बात बताओ, एक कंपनी है, हमने ऊपर पढ़ा कि कंपनी के पास यही सारे फीचर्स होते हैं, तो क्या कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ हाँ हाँ, since company has all these features, company is also a body corporate. In fact, all companies are body corporates. But all body corporates are not companies. Why? Because they need not be registered under Companies Act. Registered under Companies Act. Example LIC, सबने नाम सुना होगा, है ना? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, है ना? तो LIC क्या है? LIC जो भी है, LIC कंपनी नहीं है। LIC ने अपना रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के तहत नहीं कराया है। LIC एक्ट एक पार्लियामेंट द्वारा पास हुई थी और उसके द्वारा स्टैब्लिश किया हुआ एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली, है ना? तो एक एंटिटी है जो बनी है ना? अब LIC क्या है? LIC एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना? LIC चलती जाएगी LIC को कोई भी देख रहा है, उसमें कोई भी बैठ रहा है, कोई एम्प्लॉय है, कोई गवर्न कर रहा है, कोई आपका चेयरमैन है, कोई भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई आए कोई जाए, वो चलती रहेगी, है ना? आप LIC के ऊपर केस कर सकते हो, LIC आपके ऊपर केस कर सकती है। एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ना? बट इट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। LIC is not registered under Companies Act and hence it's not a company and hence it's not a company. ठीक है, but since it has features of body corporate, since it has features of, I hope you're writing with me, ऐसे गंदा गंदा लिख लो जैसे मैं लिख रही हूं, बट मेरे साथ साथ लिखते रहो। Since it has features of body corporate, it is a body corporate. ठीक है,
थोड़ा थोड़ा आप लोग रुक रुक के भी लिख सकते हो, थोड़ा थोड़ा पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। सिर्फ स्क्रिबल करते रहो और बहुत ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। मैं अपने सारे क्लासेस को ना कभी भी बड़ा नहीं करती हूँ। आप देखोगे कि मेरे क्लासेस आपको दिखेगी कि यार मैम छोटे छोटे आप क्लासेस लेते हो, 1-1 घंटे 1.5 घंटे, आप क्यों 3 घंटे का क्लास नहीं लेते? तो देखो 3 घंटे का क्लास इसलिए नहीं लेती क्योंकि the first thing is you're not solving math, you're not solving accounts, you're not solving मतलब आप प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं कर रहे हो कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए कि आधा घंटा 1 घंटा हमारा इक्वेशन सॉल्व करने में लग गया और ये हो गया वो हो गया, है ना, और आपका पूरा टाइम लगा हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा है कि टाइम कहाँ जा रहा है। यहाँ पे आप थ्योरी सुन रहे हो तो जितनी देर आपका इंटरेस्ट एकदम मस्त बना रहता है ना, उतनी देर मैं पढ़ाती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि यार अब तो बस हो गया, बच्चों का सैचुरेशन आ गया, तो मैं छोड़ देती हूँ। अगर आपको इंडिविजुअली लगता है कि नहीं यार मैम मैं तो अभी और पढ़ सकती हूँ, या मुझे तो करना ही करना है, अब तो मेरे पास टाइम नहीं है, गो फॉर अनदर क्लास, है ना, वो तो ऑप्शन है ही ना हमेशा, ठीक है। चलो ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात क्लियर है। चलो, तो अब पता चल गया हमें कि बॉडी कॉर्पोरेट कौन होता है। तो दिस कंपनीज एक्ट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल on the companies which are registered under Companies Act 2013 or previous company law. It extends to all of India. ये insurance company, banking and electricity companies except where the provisions are inconsistent. Any other company governed by special act and body corporate as may be notified by CG. ठीक है, ओके मैम। इसके अलावा ऊपर क्या चीज़ थी ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया कंपनी का, बेसिक्स आपको पता है कि ये ओरिजिनली आई थी, 29 चैप्टर्स हैं, रूल्स हम पढ़ते हैं, एंड रिसीव द एसेंट on 29th August 2013. So all these basics you already know about the company, this we have discussed, and now we will start with the different types of companies. ठीक है, different types of companies. But इसके पहले कि मैं ये आपको बताऊं, मुझे आपको एक छोटी सी चीज़ और बतानी है before we go on further. So I want again everyone to please write this. ठीक है, छोटी सी बात, क्योंकि अभी हम बात करेंगे डायरेक्टर्स की, हम इसकी उसकी बात करेंगे, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो भाई कंपनी क्या है बच्चों? हम कंपनी तो कंपनी है ना। कंपनी है एक नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन? मैम कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, हाँ या ना, ठीक है। तो इसके फैसले कौन लेगा? हमारे फैसले तो हम खुद ले लेते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं, हम देख के समझ जाते हैं कि ये इंसान कितना डैश 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 है ना। तो हमें पता होता है कि नहीं यार इस पे तो भरोसा नहीं करना है ना। हम सुन लेते हैं, हम बोल सकते हैं, हमारे पास दिमाग भी है कि हम सोच सकते हैं, हमारे पास दिल भी है कि हम महसूस कर सकते हैं, है ना। तो वी कैन टेक द डिसीजंस, वी नो व्हाट इज राइट, वी नो व्हाट इज रॉन्ग, और एटलीस्ट वी थिंक दैट वी नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना। तो हम कोशिश करते हैं। बट कंपनी बेचारी आर्टिफिशियल पर्सन, ना भगवान ने इनको आंख दिए, ना कान दिए, ना मुंह दिया, कुछ नहीं दिया, तो अब क्या करें? इसीलिए तो इन लोगों ने क्या किया है, लोगों को रखा है। कौन से लोगों को रखा है? इनके पास बेसिकली 2 टाइप के लोग होते हैं। एक जिनको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरे जिनको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर व्हाट? द persons who have actually invested in the company, है ना, जिन्होंने पैसा लगाया है, जिनकी कंपनी है, ठीक है। So I'm so sorry. Board of directors are elected by shareholders. Are elected by shareholders, and they are responsible for managing the affairs of the company. अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर मैं बहुत छोटे लेवल पे बात करूं, इफ़ आई एम स्टार्टिंग अ पर्टिकुलर कंपनी विद माय फ्रेंड, हम 2 लोग हैं, हमने मिलके एक कंपनी बनाई, हम दोनों ने 50-50 हज़ार रुपये उसमें पैसा लगाया, हम दोनों क्या हो गए, उस कंपनी के इन्वेस्टर हो गए, उस कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। हमने पैसा लगाया, हमने उस कंपनी को शेयर कैपिटल दिया है, ठीक है। अब
ये हम सोच सकते हैं और हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ही उस कंपनी को चलाना है, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ पैसा था, हमने दे दिया, अब चलाएगा कोई और उस कंपनी को, तो हम किसी और को इलेक्ट करके ले आए। तो जो चलाता है उसको हम क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, बट हम उसको सारी की सारी पावर्स नहीं दे देते हैं। कौन सी पावर्स देते हैं? कंपनीज एक्ट में वो भी लिखा हुआ है। कंपनीज एक्ट बताता है कि ये सारी पावर्स बोर्ड के पास रहेंगी, ये पावर्स शेयर होल्डर के पास ही रहेंगी। ठीक है, सम पावर्स आर रिजर्व्ड फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब द पॉइंट इज हु मे बी द शेयर होल्डर। कौन हो सकता है शेयर होल्डर? मैं हो सकती हूँ क्या मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ कंपनी में? क्या मैं किसी कंपनी के शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ? आई कैन बी द शेयर होल्डर। द आंसर इज येस। इंडिविजुअल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एक कंपनी हो सकती है? हो सकती है। इनफैक्ट एक बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है। मतलब क्या मैम LIC किसी के शेयर्स खरीद सकता है? हाँ, LIC के पास ONGC के शेयर्स है, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, सो एक बॉडी कॉर्पोरेट भी क्या कर सकती है? शेयर होल्डर हो सकती है। क्या एक फर्म शेयर होल्डर हो सकता है? द आंसर इज नो। ठीक है, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज वो एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और फर्म डज नॉट हैव एनी लीगल एग्जिस्टेंस। फर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ सेपरेटली। ठीक है, फॉरगेट अबाउट द टैक्सेशन पर्पस। ठीक है, तो अदरवाइज ये नहीं है, तो हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी के शेयर्स ले सकता है। नहीं, अगर उसको लेना भी है तो उसको किसी इंडिविजुअल पार्टनर के नाम पे लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं ले सकता है। तो आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक छोटी सी बात और लिखेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ कंपनीज। ओके, छोटी सी टाइमलाइन बना रही हूं जो आपको बनानी है मेरे साथ। ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ शेयर्स इशूड बाय कंपनी। ठीक है, और यहाँ मैं लिख रही हूँ वाइंडिंग अप। पहले तो ये 3 इवेंट्स आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? 3 इवेंट्स हो रहे हैं। कंपनी बनी है, कंपनी बनी, अब कंपनी पहले बनेगी तब ना कंपनी उन लोगों से पैसे लेगी जिन्होंने वादा किया था। जैसे मैं और मेरे फ्रेंड ने अगर एक कंपनी बनाई, मैंने बोला मैं 50,000 रुपये दूंगी, उसने बोला वो भी 50,000 रुपये देगी, है ना? तो अब हम दोनों ने कंपनी बना ली। कंपनी जब बन गई तो कंपनी हमसे वो 50,000 रुपये लेगी और उसके अगेंस्ट हमको रिसीट देगी, एक सर्टिफिकेट देगी कि हाँ ठीक है, तुमने इतना कंट्रीब्यूट किया है टू द शेयर कैपिटल, तुम्हारे पास इस कंपनी के 5,000 शेयर्स हैं। ठीक है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। you'll understand in depth what do you mean by share capital in the chapter of share capital. ठीक है, और उसके बाद थर्ड एक इवेंट जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो वाइंडिंग अप का है। जब कंपनी बंद होती है तो कंपनी के पास जितना भी एसेट होता है ना वो सब बेच देते हैं, जितनी उसकी लायबिलिटी होती है, इसका पैसा इसको दो, उसका पैसा उसके मुंह पे मारो, ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या कर देते हैं, सब चीज़ें को ख़त्म करते हैं, है ना? तो वो होता है। ठीक है, तो ये 3 इवेंट्स हैं। अब मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग एक कंपनी शुरू करना चाहते हैं। अभी कंपनी क्या शुरू हो गई है? नहीं, कंपनी नहीं बनी है, तो क्या हम उस कंपनी के मेंबर हो गए? नहीं। आप कैसे किसी चीज के मेंबर हो सकते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है? तो अभी आप क्या हो? बिफोर इनकॉर्पोरेशन वी आर कॉल्ड एज सब्सक्राइबर्स। व्हाई? बिकॉज वी विल साइन द डॉक्यूमेंट, वी विल सब्सक्राइब द डॉक्यूमेंट. Once the company is incorporated, because we have subscribed the document, we become the members of the company. ठीक है,
आपको फिलहाल अभी वो डेफिनेशन वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो नहीं डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग यू द ओवरव्यू. ठीक है. नाउ when the shares are issued by the company, we basically become the shareholders. है ना. ठीक है. और जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो उसके बाद हम इन्हीं लोगों को क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूटरी. ठीक है. तो एक ही इंसान सब्सक्राइबर, मेंबर, शेयर होल्डर और कंट्रीब्यूटरी भी हो सकता है. या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कंपनी जब बनी थी तब तो आपने कंपनी का शेयर कैपिटल में पैसा नहीं लगाया था, बट बाद में लगा दिया तो आप शेयर होल्डर बने. ठीक है. यू डिड नॉट सब्सक्राइब टू द डॉक्यूमेंट, आप सब्सक्राइबर नहीं हो. समझ गए? समझ गए? सबको बात समझ में आ गई? चलो, तो ये दो छोटी छोटी बातें थी और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, बेसिकली द क्लासिफिकेशन. राइट. ओके. सो द टाइप्स ऑफ कंपनीज. टाइप्स ऑफ कंपनीज, है ना. अब देखो, एक ना एकदम गोल्डन बात बता रही हूँ. बहुत सारी तरीके की आप कंपनी सुनोगे कि स्मॉल कंपनी, ओपीसी है, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इधर की कंपनी, उधर की कंपनी. पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ओनली 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3. मतलब मैम सिर्फ 3 तरीके की कंपनीज होती हैं? हाँ. अगर आपको कंपनी बनानी है, आपको बैंकिंग कंपनी बनानी हो, आपको इंश्योरेंस कंपनी बनानी हो, आपको गवर्नमेंट कंपनी बनानी हो, या तो आपको प्राइवेट कंपनी बनानी पड़ेगी, या फिर आपको पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी, या फिर आपको ओपीसी बनानी पड़ेगी. अब सब में सब चीज पॉसिबल नहीं होती है. कैसे कैसे क्या क्या होता है वो सब हम बाद में देखेंगे. मतलब हम अगर गवर्नमेंट कंपनी भी बनी है तो या तो वो पब्लिक होगी या तो वो प्राइवेट होगी. हाँ, या तो वो पब्लिक होगी या तो वो प्राइवेट होगी. जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लगता है उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं. अभी हम उसकी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे. ठीक है. बट this is on the basis of number of members, on the basis of number of members. तो अब इस बात को ध्यान में रख के we are going to read all the different classifications including this one also. इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि on the basis of numbers a company can be a private company, a company can be a public company or OPC, right? ऐसे ऐसे हो सकता है. पब्लिक कंपनी, एक कंपनी कोई होल्डिंग भी होती है, सब्सिडियरी भी होती है. तो ये सब क्या होती हैं? आप इतना अपने माइंड में हमेशा रखेंगे कि ये कंपनी है, मतलब जब ये बनी होगी या तो ये प्राइवेट कंपनी या ओपीसी या पब्लिक कंपनी की तरह ही बनी होगी. Sorry. Plus it's getting another status. What is that another status? कि ये गवर्नमेंट कंपनी भी है. समझ में आई मेरी बात? प्राइवेट कंपनी तो है ही है, साथ साथ गवर्नमेंट कंपनी भी है. ऐसा हो सकता है. ठीक है. चलो, नाउ एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं. अगर हम अपनी मेन फाइल पे आएंगे तो सबसे पहले जो आपको चीज दिखेगी वो दिखेगी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. इसके आगे आप लिखोगे नॉट इंपॉर्टेंट. ये क्विकली मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता दे रही हूँ. What is called as a company or a registered company? भाई जो कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर होती है ना, जो हमने सेक्शन 2 क्लॉज 20 में पढ़ी हुई है कंपनी की लॉ की वो कंपनी की डेफिनेशन. दूसरा आता है चार्टर कंपनी. चार्टर कंपनी पहले के टाइम की अगर हम बात करें, इट वाज गवर्न बाय सम पर्टिकुलर चार्टर. ठीक है. जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, तो रॉयल चार्टर से गवर्न होते थे, तो उस टाइप की चीजें हैं. और तीसरा स्टैट्यूटरी कंपनी, एग्जाम्पल LIC. ठीक है. स्टैट्यूटरी कंपनी इज नॉट एक्चुअली अ कंपनी. चार्टर्ड कंपनी इज ऑल्सो नॉट एक्चुअली अ कंपनी. यही होती है एक्चुअल में कंपनी. ठीक है. बट हम रेफरेंस के लिए ऐसे बोल देते हैं LIC क्या, अरे वो तो रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, वो स्टैट्यूटरी कंपनी है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है बस. ठीक है. सो दैट इज हाउ वी से. सो एनी कंपनी और एनी एंटिटी बेसिकली विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी. दीज आर थिंग्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है. फिर आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. दिस इज ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट.
दिस इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट, बट दिस इज समथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू. मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में बता दी हैं, पर अभी आप अपने नोट्स खोलेंगे एंड यू विल मेक अ टेबल विद मी. ओके, यस. सो company on the basis of liability. On the basis of liability. Okay, so we have a company limited by shares. उसके बाद हमारे पास एक कंपनी होती है limited by guarantee. Okay. Now, limited by guarantee with share capital, without share capital. And then we have an unlimited company. Unlimited company में भी होता है with share capital, without share capital. But फिलहाल ये है हमारा सीन. ओके, ठीक है. चलो, अब क्योंकि मैंने आपको ये फीचर समझाया था, कौन सा फीचर समझाया था कि यार मैम कंपनी जो होती है ना उसमें बड़ा सारा एडवांटेज ये होता है कि कंपनी आपकी जो मेंबर्स की लायबिलिटी होगी ना वो लिमिटेड होगी, है ना. तभी तो क्या हम कहते हैं कि यार बनी क्या तू प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के चक्कर में फंसा हुआ है, तू एक काम कर, तू तो कंपनी बना. और कंपनी बनाने से क्या होगा भाई, जो भी बैंक लोन वगैरह लोगे, अगर पैसा डूबेगा भी तो डूबेगा, तुम्हारा थोड़ा ना डूबेगा, तुम्हारे घर से थोड़ा और पैसा लेके जाएंगे. तुमने जितना इन्वेस्ट किया था ज्यादा से ज्यादा वही डूबेगा, और तो तुम्हारी लायबिलिटी नहीं होगी ना. दैट इज व्हाट दे से, राइट. सो इफ यू फॉर्म अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, यू कैन फॉर्म a company limited by shares, you can form a company limited by guarantee, you can form an unlimited company. ये 3 तरीके की कंपनी आप बना सकते हो. मतलब हम चूज करते हैं वी वांट टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी. ठीक है, देन वी चूज, इफ आई एम चूजिंग दैट आई वांट टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी, आई हैव टू चूज आई वांट टू फॉर्म अ लिमिटेड कंपनी और एन अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल. दैट इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है, अब फर्क क्या है मैम, डिफरेंस क्या है, क्योंकि सब में हमें डिफरेंस जानना जरूरी है ना, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे. ठीक है, तो डिफरेंस क्या है. सबसे पहले इस केस में द मेंबर्स लायबिलिटी, मतलब इस कंपनी में जो लोग भी पैसा लगा रहे हैं, जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, बिकॉज लिमिटेड बाय शेयर्स है तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स तो होंगे ही होंगे, है ना. मेंबर्स लायबिलिटी इज limited. Limited to what? Limited to the amount of or let me make you write this. Limited to the amount unpaid on shares held by them. है ना. Example, if Mr. A has bought 1 share of 1,000 rupees of ABC Limited and paid 500 only, his liability is 500. मैंने आपको समझाया हुआ है, I don't think I need to explain you this again. His liability is 500. क्यों? क्योंकि बोला था यार 1,000 रुपये का एक शेयर है, आपने शेयर के आधे पैसे दिए हैं, तो जितने पैसे नहीं दिए हैं उतने आपको क्या करने पड़ेंगे और देने पड़ेंगे. सिंपल. ठीक है ना. दूसरे केस में आते हैं. दूसरे केस में अब लिमिटेड बाय गारंटी है, तो यहां पे क्या होगी, मेंबर्स लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी? लिमिटेड होगी मैम. यहां पे भी मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड. ये कंपनी है विदाउट शेयर कैपिटल, ओनली अ गारंटी कंपनी. यहां पे भी मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड.
यहाँ पे तो सिर्फ गारंटी का अमाउंट दिया है ना, मतलब हम 4 लोगों ने मिलकर अगर कंपनी बनाई, हमने सिर्फ गारंटी ली है कि यार कल को कंपनी अगर बंद होगी और कंपनी में पैसों की कमी हो जाएगी, एसेट्स की कमी हो जाएगी, एसेट्स बेच के लायबिलिटी नहीं पे ऑफ हो पाएगी, तो हम गारंटी लेते हैं 1 लाख रुपए की। तो हमारी लायबिलिटी कितनी लिमिटेड है? इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी undertaken by the member, undertaken to contribute to the assets of the company. क्यों हम एसेट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं? हम लायबिलिटी में थोड़ा ना कंट्रीब्यूट करेंगे। जितने एसेट्स कम पड़ रहे हैं जब कंपनी बंद हो रही है उस समय हम उतने एसेट्स में, मान लो अगर कमी ही पड़ रही है सिर्फ 50,000 रुपए की, तो हम 1 लाख रुपए थोड़ा ना देंगे, है ना। मैक्सिमम लायबिलिटी हमारी 1 लाख रुपए तक की हो सकती है, हमसे 1 लाख रुपए तक मांगे जा सकते हैं। किस लिए मांगे जा सकते हैं? कंपनी चल रही है, अचानक से कंपनी अपना लोन नहीं दे पा रही, हमसे 1 लाख रुपए मांगेगी, तो हम दे देंगे क्या? नहीं देंगे हम। मैम आपकी तो लायबिलिटी है ना, आपने गारंटी ली है 1 लाख रुपए की। नहीं, ऐसे ही गारंटी हवा में नहीं चलती है। जब कंपनी बंद होती है और कंपनी के एसेट्स कम पड़ेंगे, उस बात की हमने गारंटी ली है, हर दिन नहीं। अरे यार देखो इतना पैसा कम पड़ा है, तुमने 1 लाख की गारंटी ली है ना, चलो 10,000 निकालो, चलो 5,000 निकालो, चलो 50,000 दो ना। तो ये नहीं चल रहा है ना। तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं कि मेंबर्स लायबिलिटी लिमिटेड है। कितने तक लिमिटेड है? टू द अमाउंट ऑफ गारंटी व्हिच इज अंडरटेकन बाय देम। तो उनकी लायबिलिटी 1 लाख तक की है, बट दैट लायबिलिटी इज फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। बेसिकली होता है ये पूरी चीज है, ठीक है, बट आप इतना लिखो काफी है, ठीक है। अब ये वाला क्लॉज क्या है? ये वाला क्लॉज इसका और इसका मिक्सचर है, मतलब शेयर्स भी है, गारंटी भी है। तो फिर लायबिलिटी क्या होगी? ये वाली भी होगी और ये वाली भी होगी, मतलब इज लिमिटेड टू द एग्रीगेट ऑफ गारंटी अमाउंट एंड अनपेड अमाउंट on shares. है ना, समझ में आई बात। अब लास्ट केस आता है अनलिमिटेड कंपनी का। तो यहां पे क्या होगा? द मेंबर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। भैया यहां पे तो फंसी जाओगे, तो कोई बनाता नहीं है कंपनी अनलेस उसका कुछ और एजेंडा हो, ठीक है। सो यू विल हार्डली फाइंड एनी अनलिमिटेड कंपनी, फाइन। सो अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, उसकी लायबिलिटी मतलब उसके मेंबर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम। जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है उनका क्या होता है? उनके मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती है? इज लिमिटेड to the amount which the members have undertaken to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up, ठीक है। तीसरा है अनलिमिटेड कंपनीज। अनलिमिटेड कंपनीज जिस कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होती है। मतलब मैम अगर मैंने एक अनलिमिटेड कंपनी खोली और क्या कहते हैं, उसने बहुत सारा इसका पैसा नहीं दिया, उसका पैसा नहीं दिया और कर्जा चढ़ गया एकदम 1 करोड़ रुपए का, तो वो कर्जा कंपनी के पास तो पैसे ही नहीं है, तो ये हमसे ले लेंगे क्या? हाँ, आपके जितनी पर्सनल प्रॉपर्टी वो सब लूट पिट जाएगी, ठीक है, जैसे प्रोप्राइटरशिप के केस में होता है, ठीक है। ओके, सो वी हैव लाइक अगर मैं लिमिटेड बाय गारंटी बोलूं तो सेक्शन 2 क्लॉज 21, अगर मैं लिमिटेड बाय शेयर्स बोलूं तो सेक्शन 2 क्लॉज 22, और अगर अनलिमिटेड कंपनी की बात करें तो सेक्शन 2 क्लॉज 92। दैट इज हाउ दे आर डिफाइंड एंड दैट इज हाउ वी रीड देम, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हम फाइनली अपने मेजर उस पे आते हैं। ये हो गया हमारा on the basis of members, on the basis of number of membership or the number of members, we have public company, we have private company and we have one person company. सबसे पहले हम जिस कंपनी को पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे प्राइवेट, सेक्शन 2 क्लॉज 68। ओके, प्राइवेट कंपनी। कोशिश करना कि इसका जो क्लॉज नंबर है वो आपको याद हो, इजी भी है याद करने के लिए। प्राइवेट सेक्शन 8 है ना, 68, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है,
तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ऑल्सो यू शुड बी नोइंग दिस, यू शुड रिमेंबर दिस. फाइन. चलो थोड़ा सा बैकग्राउंड. अब बैकग्राउंड क्या है? whenever any company is formed. बैकग्राउंड को आप एक्स्ट्रा शॉर्ट्स ऑफ नॉलेज भी लिख सकते हो, मैं बीच बीच में लिखाती रहती हूं. देयर आर 2 बेसिक डॉक्यूमेंट्स नीडेड. ठीक है, जब भी कंपनी बनती है तो कंपनी को क्या चाहिए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चाहिए. होता क्या है मैम? देखो, आपको कहीं एडमिशन लेने जाना होता है तो वहां पे आपको कॉलेज वाले क्या करते हैं? एक प्रोस्पेक्टस देते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको भर के हमें देना होता है ना. तो हर एक रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है ना. तो यहाँ पे जब हम कंपनी के रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगते ही लगते हैं, जिनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम MOA बोलते हैं, कोई मुआ हुआ नहीं बोल रहा है, नो मेकअप आर्टिस्ट. एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसको हम बोलते हैं AOA. ठीक है, फाइन. अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बेसिक डिटेल्स होती हैं. कंटेन्स डिटेल्स. कैसे डिटेल्स? फंडामेंटल्स ऑफ कंपनी, फंडामेंटल्स और बेसिक्स ऑफ कंपनी. कंपनी का नाम क्या रहेगा? ठीक है, कंपनी कहाँ की होगी? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग. ठीक है, नेम, प्लेस, लायबिलिटी. कंपनी की लायबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड कंपनी. कैसी कंपनी है? कंपनी क्या करेगी? ऑब्जेक्ट क्या होगा कंपनी का, एटसेट्रा. ठीक है, तो हमारे पास ये चीजें होती हैं. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के इंटरनल रूल्स होते हैं. इंटरनल रूल्स ऑफ अ कंपनी. जैसे आपने फोरफीचर के बारे में पढ़ा होगा, इनफैक्ट अकाउंटिंग एंट्री भी की होगी कि शेयर्स हम फोरफीट कर लेते हैं. जैसे एक शेयर होल्डर होता है ना, उसने पैसे नहीं दिए, उससे पैसे मांगे गए कि यार भैया तुमने 10 रुपए का शेयर लिया था, तुमने वादा किया था कि 10 रुपए तुम कंट्रीब्यूट करोगे, उसमें तुमने 5 रुपए दिए हैं, तुम्हारे 5 रुपए अभी पेंडिंग है ना. तो 5 रुपए दो नहीं दोगे तो तुमने जो 5 रुपए दिए वो भी तुम्हारा फोरफीट हो जाएंगे, हम तुमको शेयर की रिसीट नहीं देंगे, मतलब यू आर नॉट आवर शेयर होल्डर एनी मोर, है ना. तो एग्जाम्पल, if a shareholder doesn't pay its amount, when and how shares can be forfeited. बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम आर्टिकल्स में लिखते हैं. ठीक है, हम अपने इंटरनल रूल्स बना सकते हैं कंपनी के, बट कंपनी ने जो रूल, कंपनीज एक्ट ने जो रूल बनाए हैं उनके विद इन, है ना, उनको हम वायलेट करके अपने अंदर रूल्स नहीं बना सकते. हमारी कंपनी में तो ऐसा होगा नहीं भैया, तुम्हारी कंपनी में वही हो सकता है जो परमिटेड है. उस परमिटेड के अंदर तुम अपने छोटे छोटे रूल्स बना लो. ठीक है, कि हमारी कंपनी में ये होता है, हमारी कंपनी में ये डायरेक्टर रहता है, हमारी कंपनी में ऐसा चलेगा, हमारी कंपनी में ऐसा चलेगा. प्राइवेट कंपनी है तो आप ज़्यादा रूल्स बना सकते हो, पब्लिक कंपनी थोड़े कम बना सकते हो, बट ऐसे ऐसे आप अपना काम कर सकते हो. तो ये 2 क्या हो गए? हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स जिसकी ज़रूरत होती ही होती है. ठीक है, ओके. अब आते हैं भाई प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी एक कंपनी होगी, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन होगा, बनेगी, है ना. अब इसमें क्या होता है? इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इट विल हैव 3 थिंग्स. इट विल प्रोहिबिट, इट विल लिमिट, इट विल रिस्ट्रिक्ट. मतलब मैम, एक प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स में क्लियरली ये बात लिखती है और हर प्राइवेट कंपनी को लिखना ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, ये कंपल्शन है कि प्राइवेट कंपनी यू हैव टू लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200.
प्राइवेट कंपनी है यार, प्राइवेट कंपनी है ना। अच्छा देखो, प्राइवेट पार्टीज भी अगर होंगी तो छोटी होंगी कि बहुत बड़ी होंगी? मैम बहुत बड़ी बड़ी भी प्राइवेट पार्टीज होती है। आपने अंबानीज की पार्टी नहीं देखी है ना? अंबानीज की पार्टी आपको सच में लगता है कि प्राइवेट है? मुझे तो नहीं लगता, बट स्टिल उसको हम मान सकते हैं प्राइवेट है। नॉट एवरी वन कैन गो, नॉट इट इज ओपन फॉर पब्लिक, बट इट इज फॉर पब्लिक इन अ सर्टेन वे। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो अगर हम पार्टीज की बात कर रहे हैं, प्राइवेट इवेंट्स की बात कर रहे हैं, या किसी भी प्राइवेट अफेयर की या प्राइवेट चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो उसको सीमित रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज अदरवाइज इफ इट इज़ ओपन टू एंड एक्सपोज टू मे बी 1000, 2000, 3000 पीपल, तो ये प्राइवेट कैसे है? फिर तो एनी वन इज कमिंग। आप इतने लोगों को थोड़ी ना जानते होगे, इतने लोगों को थोड़ा आप हैंडल कर पाओगे, ठीक है? सबसे पहला मिथ अपने मन से हटा देना है कि प्राइवेट कंपनी का मतलब छोटी कंपनी और पब्लिक कंपनी का मतलब बड़ी कंपनी, या पब्लिक कंपनी का मतलब गवर्नमेंट कंपनी। नहीं, प्राइवेट कंपनी छोटी हो ये जरूरी नहीं है। फ्लिपकार्ट इट्स अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्यों बनाई मैम? भाई उनको कम रेगुलेशंस, कम कंप्लायंसेस। प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट बोलती है आप 2 लोग हो, आप बस 2 लोग हो तो आप एक प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। सो मिनिमम 2 मेंबर्स आर नीडेड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। फाइन, सिर्फ 2 लोग हो और हमने एक प्राइवेट कंपनी बना ली। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है? ठीक है यार, तुम 2 लोगों का पैसा लगाए, तुम बिजनेस करो, लॉफुल तरीके से करो, कुछ चीजें फाइल करते रहो, कुछ कंप्लायंसेस करते रहो, तुम काम करो। हम तुमको बहुत ज्यादा ना ये नहीं बोलेंगे ये भी करो, वो भी करो, ऐसा करो, वैसा करो, क्योंकि तुम्हारा पैसा लगा है, तुम्हारा बिजनेस डूब रहा है, इट्स ओके। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा एक दोस्त है, उसके पास भी बहुत पैसा है, तुम उससे पैसा ले लो, उसको भी शेयर होल्डर बना लो, उसको भी इक्विटी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको एक दिखा यार बड़ा, ये तो एंजल इन्वेस्टर है और इसके पास तो बहुत पैसा है, तुम उसके पास जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, तुमने उसको इक्विटी बेच दी, उसको शेयर होल्डर बना लिया, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तुम जनता के पास चले गए और बोले आइए आइए आइए, जिसको आना है वो आइए, 100 रुपए दीजिए और हमारी कंपनी के मालिक बन जाइए, हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाइए, है ना? आप 100 रुपए में क्या कर रहे हो? शेयर दे रहे हो। अब लोगों ने, कितने लोगों ने 100 रुपए आपको दे दिए। अब आप ठीक से काम नहीं करोगे तो गवर्नमेंट चिल्लाएगी, गवर्नमेंट आपके ऊपर 10 कानून और लगाएगी, बोलेगी यार ये भी करो। पता नहीं तुम ठीक से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तुम्हारी कंपनी में तुमने 4 जुम्मे जुम्मे डायरेक्टर अपॉइंट कर लिए नए नए लड़कों को, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। एक काम करो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाओ। तो आप पब्लिक कंपनी जब आप बने, ठीक है, आपने पब्लिक के पास, क्योंकि आपके पास है ऑप्शन, आप जा सकते हो, है ना? तो अब आपको ये बात समझनी है कि प्राइवेट कंपनी का पर्पस ये है कि आप कितना भी स्केल कर सकते हो, आप करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी वो आपको इसलिए नहीं रोक रहे हैं कि नहीं नहीं तुम्हारा टर्नओवर 50 करोड़ के अंदर अंदर होना चाहिए। नहीं, तुम 2 लोग मिलकर कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जनता के पास तुम नहीं जाओगे। यू आर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड टू रेज फंड्स, या प्रोहिबिटेड टू इशू सिक्योरिटीज। ऑफर में लिखती हूं, ठीक है, ऑफर सिक्योरिटीज टू पब्लिक, ठीक है? मतलब आप 2 से लेके 200 तक हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट रहेगी आपके नंबर ऑफ मेंबर्स पे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। अदरवाइज इट्स नॉट आइडियली प्राइवेट, बिकॉज यू विल बी नोइंग जिनको आप जान रहे हो, जिनको आप टारगेट कर रहे हो, जिनसे आप रेज करना चाहते हो, उन्हीं को कॉन्टैक्ट करोगे ना। कुछ 10 फ्रेंड्स ने बना ली, फिर इसको कॉन्टैक्ट कर लिया, इससे पैसे ले लिए, इससे पैसे ले लिए, इससे ले लिए, इससे ले लिए, इससे ले लिए, 200 बहुत है, ठीक है? प्रोहिबिट करेंगे, आप पब्लिक के पास कभी भी नहीं जा सकते। और रिस्ट्रिक्ट करेंगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब जैसे बात करूं अगर मैं अंबानीज की इवेंट की, तो मान लो किसी के पास इनवाइट आया एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट वेल, फॉर सम रीज़न वो नहीं जा पा रहे हैं। अब उन्होंने बोला कि यार मैं तो नहीं जा पा रही, तुम जाओगे क्या? तो ऐसे क्या कोई भी चला जाएगा? द आंसर इज नो, नो, नो। व्हाई? बिकॉज इट इज अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है? बट यही अगर एक कॉन्सर्ट हो रहा है, उसके पासेस हैं, मेरे पास 2 पासेस हैं, मैं नहीं जा पा रही, मैंने किसी और को दे दिया, क्या वो जा सकता है? द आंसर इज यस।
तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड, व्हाई? बिकॉज अगर मेरी 10 फ्रेंड्स की कंपनी है, वो एक 10वां फ्रेंड जो है उसको पैसों की जरूरत है, उसने कहा यार मैंने कंपनी में 50,000 रुपए लगाए हैं, 50,000 में ऐसे कंपनी से विड्रॉ करके तो नहीं जा सकता, वो तो अलाउड ही नहीं है। हाँ, मैं ये अपने शेयर्स किसी और को दे सकता हूं, तो अब मैं उससे 50,000 रुपए ले लूंगा, वो इस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। जब भी कंपनी ये बंद होगी, कंपनी उसको पैसे दे देगी, उसके और जितने बढ़ गए, है ना? ऐसे दैट इज हाउ इट इज वर्किंग। अब उसने किसी XYZ को शेयर्स अपने बेच दी और वो कल से आके बैठ गया, मैं शेयर होल्डर हूं। हमने कहा तू कब से बना और क्यों बना, किसने बनाया तुझे? तो हमारी कंसेंट से आप किसी को दे सकते हो ना। सो रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है? तो एक प्राइवेट कंपनी, आपके आर्टिकल्स में 3 चीजें होंगी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हो गए। आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली लिखा होगा दैट पब्लिक इज प्रोहिबिटेड टू सब्सक्राइब टू योर सिक्योरिटीज, देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड टू 200, इट कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है? हर कंपनी, हर प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स में ये लिखेगी ही लिखेगी। तो मैम अगर हम सम अप करें और बोलें कि प्राइवेट कंपनी का मीनिंग क्या है, तो मीनिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? मीनिंग में आता है कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड एंड विच by its articles of association prohibits, limits and restricts. Restricts the transferability of shares, prohibits public to subscribe to its securities and limits the number of members to 200. ठीक है? तो ये है इस पर्टिकुलर कंपनी और प्रिस्क्राइब्ड। अभी चलो एक एक करके बताते हैं। पहले हम लोग वापस से आएंगे अपने मेन नोट्स पे, ठीक है? देखो आपके पास नोट्स कैसे कैसे हैं, एक आपके पास मेन नोट्स हैं, ठीक है? एक आप अपनी रफ कॉपी बनाते हो जहां पे हम लोग लिखते हैं, स्क्रिबल करते हैं। उसके बाद आपके पास एक चार्ट बुक है, आपके पास एक क्वेश्चन बैंक है ना? तो बेसिकली जब हम पढ़ते हैं तो वी हैव टू बी रेडी विद द मेन बुक, with our copy, with our charts and with our question bank, ठीक है? टेस्ट वगैरह सब बाद में, ठीक है? राइट नाउ व्हेन यू आर रीडिंग यू शुड हैव ऑल दीज थिंग्स, यू शुड हैव योर पेन, यू शुड हैव योर हाईलाइटर, ओके? नाउ देखो, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब मैम ये कौन सा एजेंडा है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड? यार देखो पहले क्या था ना, कम बोलते थे कंपनी बनानी है यार, कम से कम 50,000 रुपए होगा तो प्राइवेट कंपनी बनेगी। कम से कम पहले बोलते थे कम से कम 1 लाख रुपए होगा तो प्राइवेट कंपनी बनेगी, 5 लाख होगा तो पब्लिक बनेगी। ये सब हटा दिया उन्होंने, ठीक है? एक्ट में आज भी लिखा हुआ है हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया है। ऑल्दो मैंने आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझा दी है, उसके बाद भी आप एक ऐसे इंपॉर्टेंट नोट करके यहां पे लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट, थ्रू आउट कंपनीज एक्ट 2013, थ्रू आउट Companies Act 2013, wherever it's written prescribed, कहीं पे भी अगर क्या लिखा हुआ है, prescribed लिखा हुआ है, it means CG through its ministry, MCA is making rules in this regard. वो बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, and have the power to do so. उनके पास पावर तो है ही, खैर पावर टू डू सो मैं लिखना नहीं चाह रही थी, पावर टू डू सो, बट मैंने लिख दिया है बिकॉज हम इन जनरल अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे समझने वाली बात ये है, सो सेक्शन हैज टू बी रेड along with
along with the relevant rule to get the entire provision. ठीक है, तो पूरे प्रोविजन का मतलब जानने के लिए हमें वाला रूल भी पढ़ना पड़ेगा. तो मैम एक्ट में लिखा है कि प्राइवेट कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसके पास कम से कम इतना कैपिटल हो और उसके आर्टिकल्स में ये 3 चीजें लिखी हो, है ना. कम से कम कितना कैपिटल हो, गवर्नमेंट ने कुछ प्रिस्क्राइब ही नहीं कहा किया. मतलब मैम अगर हम 10 रुपए से भी कंपनी खोलना चाहें तो खोल सकते हैं क्या? हाँ आप खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ प्रिस्क्राइब किया ही नहीं है. ठीक है, तो बात क्लियर है, समझ में आ गई? आ गई मैम, बिल्कुल आ गई. Private company means a company which having minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its articles restricts the right to transfer to its shares. देखो अब permissible restrictions हम देते हैं कि भैया ट्रांसफर करने में जो भी रिस्ट्रिक्शंस है कि इससे पूछना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीजें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी रहती हैं. ठीक है, इंटरनल रूल्स है ना. हमारी कंपनी को रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है, तो हमारे आर्टिकल्स में लिखा है कि भाई द शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड दे आर रिस्ट्रिक्टेड. और रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है वो भी लिखा रहता है. तो बस जो वो रिस्ट्रिक्शंस है वही हमारे ऊपर बाइंडिंग होगी. ऐसा नहीं है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा. ठीक है, तो वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो रिस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए. ठीक है. दूसरा, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. ठीक है, ये भी क्लियर है. अब तीसरा जो आता है उसमें थोड़ी सी बातें और आती हैं. लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. ठीक है मैम. मैम आपने एक एग्जाम्पल हमें दिया फ्लिपकार्ट. भैया ये तो बहुत बड़ी कंपनी है. हाँ भाई बहुत बड़ी कंपनी है. तो आपको क्या लगता है कि फ्लिपकार्ट में हो सकता है मेंबर्स कम हो, जिन लोगों ने पैसा लगाया वो कम है, शेयर होल्डर्स कम है, पर इस कंपनी में एम्प्लॉय कितने होंगे? भर भर के एम्प्लॉय होंगे. और आपको पता है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का एक बढ़िया तरीका होता है. क्या तरीका होता है? इनको इक्विटी दो. इक्विटी या शेयर कैसे ग्रो करता है? आपने आज कोई भी, आप सोना खरीदते हो, यू परचेज गोल्ड एंड यू एक्सपेक्ट कि आज मैंने गोल्ड खरीदा है 20,000 में, ये 20 साल बाद हो सकता है 4 लाख का हो जाए. मतलब ऐसे उम्मीदें, सपने हो सकते हैं, बट आप ग्रो कर रहे हैं ना. तो शेयर्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. हमारा बिजनेस भी तो ग्रो करता है ना. आज हमने पैसा बिजनेस में लगाया 20,000 रुपए, उसमें प्रॉफिट होगा 40,000 का, तो पलट के कितना आएगा? 20 + 40 60 आएगा ना. आएगा ना. तो आप जब कंपनी में पैसा लगा रहे हो, शेयर्स उसके खरीद रहे हो, उसके शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आप यही तो उम्मीद कर रहे हो कि यार ये प्रॉफिट कमाएगी, ये ग्रो करेगी, तो इसका प्रॉफिट का हिस्सा हमें ही तो मिल रहा है, क्योंकि हम ही ने पैसा लगाया है. सब चीज बट के हमें ही तो मिलेगा, है ना. डिविडेंड के रूप में मिले या फिर और बढ़ता जाए जैसे एफडी हमारी रिन्यू होती जाती, तो जब भी मिलेगा तो अच्छा मिलेगा ना. बढ़ रहा है ना उसका प्राइस, तो वैल्यू तो बढ़ रही है ना. दैट इज व्हाट वी से, है ना. अब क्या होता है, जब हम अपने एम्प्लॉयज को बोलेंगे कि एम्प्लॉय तुम 1 साल काम करोगे तो जो शेयर हमारा लोग खरीद रहे हैं 50 रुपए में, वो सेम शेयर हम तुम्हें 10 ही रुपए में दे देंगे. तो अब एम्प्लॉयज विल बी मोटिवेटेड टू वर्क फॉर 1 ईयर, क्योंकि उनको लगता है यार 1 साल बाद 40 रुपए का फायदा होगा ना, है ना. तो इस तरीके की चीजें होती है. हमारी सॉप, हमारा स्वेट इक्विटी होता है. ठीक है, अभी आपको ये सारी चीजें बाद में पता चलेगी, डिफरेंस ये वो सब चीजें मैं बताऊंगी और पता चलेगी. बट फिलहाल के लिए इतना समझो कि हम एम्प्लॉयज को शेयर्स देना चाहते हैं. हमारी कंपनी में 500 एम्प्लॉयज है. अगर हमने सबको एक एक शेयर भी दे दिया तो 500 मेंबर्स हो गए इस कंपनी के. 500 लोगों ने पैसा दिया ना, 500 लोग और शेयर होल्डर बन गए. ऑलरेडी हमारी कंपनी में 50 मेंबर्स थे. 50 मेंबर्स ऑलरेडी थे, हमने एम्प्लॉयज और 500 लोगों को दे दिया, तो ये तो 550 हो गया यार. कंपनीज एक्ट तो बोल रही है दैट यू हैव टू लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. तो हम कैसे करें? मतलब फिर हम एम्प्लॉयज को तो ये ऑफर दे ही नहीं सकते, फिर तो हमारा बड़ा नुकसान हो गया. तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे थोड़ी ना आपका नुकसान होने देंगे हम. आप जब भी ये 200 की लिमिट को काउंट करोगे, एम्प्लॉयज एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज,
are not to be included oblique counted in the limit of 200, in this limit of 200. अच्छा मैम, और फॉर्मर एम्प्लॉय का मतलब क्या? मतलब आज मेरे एम्प्लॉय हैं, लॉयल एम्प्लॉय थे, मैंने इनको 5 शेयर इशू किए थे, ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ये कंपनी छोड़ के दूसरे में निकल गए। स्विच तो बहुत तेज करती है ना आज की जनरेशन, तो स्विच करके दूसरे में निकल गए, तो क्या करें, अब इनको मेंबर बनाना बोलना पड़ेगा, अब इनको 200 की लिमिट में, ऐसे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं, आपने जब भी इनको शेयर्स इशू किए, अगर आपने एम्प्लॉयज की कैपेसिटी में किए, जैसे अगर एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड की हम कंपनीज की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पब्लिक कंपनी ऑफ कोर्स, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अगर आपके पास 150 मेंबर्स हैं और आप अपने 60 एम्प्लॉयज को शेयर्स देना चाहते हो इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज, हमारे पास ये सॉप वगैरह होता है, बाद में हम बात करेंगे उसके बारे में, तो क्या हम कर सकते हैं? द आंसर इज यस, क्योंकि 150 प्लस 60 210 नहीं होगा, ठीक है, आपके अभी भी 150 मेंबर्स ही रहेंगे फॉर सेक्शन 2 क्लॉज 68 फॉर दैट लिमिट ऑफ 200। ऑफ कोर्स वो जो 60 एम्प्लॉयज को आप शेयर्स दे रहे हो वो आपके शेयर होल्डर बन गए, उनको शेयर होल्डर के सारे हक मिलेंगे, उनको वोटिंग का अधिकार मिलेगा, उनको डिविडेंड मिलेगा, जो जो मिलता है सारे शेयर होल्डर्स को उनको सब मिलेगा, बस वो इस 200 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे, बस वो इस 200 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर? ओके, ये देखो, अ प्राइवेट कंपनी, इलस्ट्रेशन दिया है, a private company has 210 members in total, of which 10 are the employees of the company. 5 of these employees leave the employment of the company. तो आप बताओ क्या ये वैलिड है, इनवैलिड है? प्राइवेट कंपनी, आपका जो कॉम्पोजिशन है वो ठीक है या नहीं है? ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि 210 माइनस 10 कर दो भाई, आप एक्स एम्प्लॉय हो, आप करंट एम्प्लॉय हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड यू। तो आप क्या हो, 200 मेंबर्स ही हैं इस प्राइवेट कंपनी में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। तो इट विल स्टिल बी अ प्राइवेट कंपनी एज फॉर्मर एम्प्लॉयज हु हैव एक्वायर्ड शेयर्स व्हेन दे वर इन एम्प्लॉयमेंट आर आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिमिट ऑफ 200, ठीक है, ओके, चलो नाउ वेयर, अच्छा, persons who are in the employment of the company and persons who have been formerly in the employment of the company, who were members of the company while in that employment and have continued to be the members even after the employment ceased। मतलब जब उन्होंने शेयर्स लिए थे तब तो वो एम्प्लॉय थे, अब उन्होंने चेंज कर लिया, अभी भी वो मेंबर्स तो हैं, एम्प्लॉयज भला ही नहीं है। शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो जब हम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, हमने ये पहला पढ़ा मीनिंग, फिर हम पढ़ रहे हैं कंडीशंस इन एओए, उसमें हमने ये क्लियर कर लिया, ये दूसरा वाला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं और उसमें क्लियरली ये बात हमें लिखी हुई है जो मैंने अभी अभी आपको समझाई है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और आता है, एक पॉइंट क्या आता है? वो आता है मान लो मान के तो देखो यार, बहुत अच्छा लगेगा। मान लो आप बन गए सीएमए, बन गए एकदम बढ़िया, है ना, जॉब वॉब लग गई एकदम बढ़िया वाली, तो पहले नौकरी फिर छोकरी, है ना। सो यू आर नाउ मैरिड, ठीक है, एंड जैसे बोलते हैं ना मैड इन लव, वैसे टाइप के आप मैरिड हो। तो भाई आपने कहा कि हम तो जो करेंगे साथ साथ करेंगे, ठीक है। अब अपने इमेजिनेशन को थोड़ा कंट्रोल करके रखना। तो हम शेयर्स खरीदने वाले हैं कंपनी के, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, साथ साथ खरीदेंगे, मतलब घर खरीदना है, जॉइंट नेम में होगा, कुछ ना मेरा ना तेरा, जो होगा हमारा होगा, है ना। तो आप शेयर्स खरीदने आए, थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, भैया बहुत पैसे वैसे शादी में कलेक्ट हुए हैं, लोगों ने बहुत शगुन वगुन दिया है, तो उसको एक काम करते हैं, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो आप गए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के पास, ठीक है, आपके दोस्त की अच्छी चलती है, तो आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसमें ऑलरेडी 199 मेंबर्स हैं, ठीक है, बट आप हो और आपको शेयर्स खरीदने, और आपने कहा भैया मैं तो शेयर खरीदूंगा अपनी बीवी के साथ, तो हम तो 2 लोग आएंगे देख तेरी कंपनी में, एक तो नहीं आएगा। तो अगर हम 2 लोग जुड़ जाएंगे तो फिर तो 201 मेंबर्स हो जाएंगे, और ये तो वायलेशन हो जाएगा, तो अलाउड ही नहीं, तो अब करें क्या? उसने कहा भाई तुम जॉइंट नेम में शेयर्स होल्ड कर रहे हो, जॉइंट नेम में तुम 1 शेयर होल्ड करो, तुम 50 शेयर होल्ड करो, तुम जॉइंट नेम में होल्ड कर रहे हो,
तुम जॉइंट मेंबर्स हो, है ना. मतलब let's say whatever your name is, Rohan and Shanaya. Rohan and Shanaya, that comes together. Rohan holds 5 shares, Shanaya holds 5 shares. ऐसा नहीं है. So whatever shares are being held in joint name, the joint members are to be counted as one. Are to be counted as one. ठीक है. तो यहाँ पे 2 नहीं आएंगे, यहाँ पे 1 ही हम मानेंगे और ये 200 ही होगा, तो कोई वॉयलेशन नहीं होगा. सो इट विल नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 68. ठीक है. इसके नीचे एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हो तो प्लीज लिख लो. ठीक है. मैं अरे यार ये क्या हो गया, मेरे तो फ़ोन इसमें कुछ अटक गया है आईपैड में, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लेना. ABC Private Limited, let's say, has 199 members and whatever your name is, रोहन जो भी आप, रोहन अभी है ना, जो भी आपका नाम हो, wants to, हमेशा एग्जाम्पल में कोशिश किया करो कि अपने नाम लिखो, है ना, अपने प्यारे लोगों के नाम लिखो, है ना. कौन देख रहा है, कोई देख भी लेगा नाम तो लगेगा कि अरे यार मैम ने एग्जाम्पल लिखवाया होगा, है ना, घर वाले देख भी लेंगे. तो रोहन वॉन्ट्स टू परचेज, बस मेरे क्लासेस सुना मत देना. रोहन वॉन्ट्स टू परचेज द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी इन द जॉइंट नेम along with his wife. Along with his wife. Will it amount to contravention of section 2 clause 68? The answer is no, because joint members are to be counted as one for computing the limit of 200. ठीक है. तो ये था हमारा कंसेप्ट किसका, प्राइवेट कंपनी का, है ना. ओके. अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी. दिस इज़ प्राइवेट कंपनी. जितना भी मैं पढ़ाती हूँ प्लीज़ एक बार मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, वॉट एवर आई एम टीचिंग, इफ़ आई एम नॉट गिविंग यू एनी वर्क टू राइट, दैट डजंट मीन कि आप यू कैन सिट बैक एंड रिलैक्स. 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आपको जो भी मैंने पढ़ाया है उसको आपको रिवाइज ज़रूर करना है. जहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें हाईलाइटेड दिखती है ना, they're basically keywords, you must know them, you must be familiar with them and you should be able to incorporate later. ठीक है. तो रिवाइज ज़रूर करना. ओके. See you all in the next class. Thank you.